हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चंबल रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बराक रिवर को लेकर के, तो बराक रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ से फ्लो होती है बराक रिवर। बराक रिवर जो है नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम स्टेट से फ्लो होती हुई फिर एंटर करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको सूरमा एंड कुशियारे के नाम से जानते हैं। बाद में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का रिवर आपस में रिवर का जो वाटर है वो मर्ज होता है इसके साथ में, फिर ये मेघना के नाम से जानते हैं। और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश से फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। ये जो बराक रिवर है इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो काफ़ी नेविगेबल है और उसका यूज़ किया जाता है नेशनल वाटरवेज के रूप में, और उस एरिया को नेशनल वाटरवेज 6 के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो ये बराक रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो कल जो है सिविल सर्विसेज 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और वीमेन ने टॉप किया है। टॉप 3 जो रैंक आई है वो वीमेन ने गेन की है। जो सबसे टॉपर जो रही हैं वो श्रुति शर्मा है। तीनों ने अपनी इंपॉर्टेंट बात जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने यही बात रखी है कि रेगुलरिटी के साथ में जिसने भी स्टडी की है वो इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेता है। मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम कोई एक दिन का एग्ज़ाम नहीं है, आपको रेगुलर इसमें अपना टाइम देना होगा। चाहे आप पढ़िए 5 आवर्स या 6 आवर्स ही, लेकिन रेगुलर आपको स्टडी करनी होगी। और जो रेगुलरिटी है वो ही मेंटेन रह पाती है लास्ट तक, क्योंकि रिवीजन जो है वो एक मेजर की है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। सिलेबस इतना वास्ट होता है, अगर आपने स्टडी रेगुलर नहीं की तो आपने जो पहले स्टडी किया है उसको आप एक टाइम के बाद में रिमेंबर नहीं रख पाते हो। तो रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ईडी ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया है। हमारे लिए जो ईडी टर्म जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम को लेकर के या इकोनॉमिक लॉज को अगर इन्फोर्स करना है या फिर उनका कहीं वायलेशन देखने को मिलता है तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ईडी पोस्ट। ये जो ईडी जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। स्टार्टिंग अगर इसका बेसिक देखें तो 1956 में 1 मई 1956 को इस डायरेक्टरेट को ओरिजिन हुआ था इसका, और स्टार्टिंग में इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था। स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता था, लेकिन बाद में 1957 में इसको चेंज किया गया और फिर इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल हमने न्यूज़ डिस्कस किया था कि सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर, उनके ऊपर अटैक हुआ और उनमें उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहाँ से ये कनेक्शन है और किन पॉइंट के ऊपर इनको जो मारा गया है। तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्शन में ये सामने आया है कि तिहाड़ जेल से भी जो लॉरेंस गैंग कुछ लोग चलाते होंगे उनसे कुछ कनेक्शन यहाँ पर शो होता दिख रहा है। अभी कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन क्लियरली किन लोगों का इसमें इंक्लूजन है और किस तरीके से इस प्रोसीजर को ये जो भी इशू हुआ इसको कैसे कंप्लीट किया गया है, सभी के लिए जो पुलिस वहाँ की है वो रेगुलर इसको जांच कर रही है। सबसे बड़ा इशू ये क्रिएट हुआ है कि उनको स्पेशल सिक्योरिटी मिली हुई थी सिद्धू मूसेवाला को, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी जो स्पेशल सिक्योरिटी है उसको पुशबैक किया, उसी टाइम सेकेंड डे ही ये जो इंसिडेंट है वो किया गया। मतलब यहाँ पर जो पंजाब सरकार है उसके ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि आपने जो सिक्योरिटी अगर दी हुई थी तो अगर उनको इस तरीके की थ्रेट थी तो आपको जो सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड कर रखी थी उसको आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। ओके, अब इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से, अगर जेल से भी कनेक्शन है तो किस तरीके से इस प्रोसीजर को, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको कैसे कंप्लीट करवाया गया।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में राइटर ने ये बोला है कि आप सभी को पता है, अगर हम लोकल लेवल पर जाएं या फिर विलेज लेवल पर जाएं तो जो एजुकेशन के जो डाटा है उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वो पेरेंट्स जिनकी एजुकेशन कम है, जिनकी अगर हम इकोनॉमिक बैलेंस देखें तो उनमें भी वो कम है, तो वहाँ पर जो इंगेजमेंट होना चाहिए एजुकेशन में वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ओके, राइटर ने यहाँ पर कुछ डाटा सबसे पहले पब्लिश किए हैं। उन्होंने राजस्थान का यहाँ पर केस लिया है कि कुछ साल पहले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लर्निंग आउटकम्स जो हैं उसमें राजस्थान ने अच्छा अपने आप को परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स को अगर हम व्यू करें, विच इज़ लेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रथम और द नेशनल अचीवमेंट सर्वे विच इज़ लेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन दोनों ने जो सर्वे कंडक्ट किया है इसमें 2019 के जो डाटा आए हैं उसमें ये बात रखी गई है कि जो राजस्थान स्टेट है वो बॉटम 5 स्टेट्स में लर्निंग लेवल पर वहाँ पर अपने आप को एग्जिम करता है। लेकिन 2017 के अगर हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे के डाटा देखें तो राजस्थान टॉप परफॉर्मर स्टेट में आता था। तो सबसे बड़ी बात ये है, डिबेट ये है कि किन पॉइंट्स के बेसिस पर जो एक गैप देखने को मिलता है एजुकेशन में उनको फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात रखी है कि आपको एरिया वाइज डिस्कस करना होगा, कौन से एरिया में या फिर किस स्पेसिफिक स्टेट में, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर स्पेसिफिक आपको फोकस करना होगा। और जब लोकल विज़न होगा एजुकेशन का तभी जा कर के, और इसके अलावा जो लोकल एक्टर्स हैं जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एजुकेशन में, वो सभी अकाउंटेबल होने चाहिए कि जो भी हमने एक प्रोसीजर कंप्लीट किया है, एक प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट करने की बात की है, एक इनिशिएटिव लॉन्च हमने किया है, उसको कंप्लीट करने में सभी का इंक्लूजन होना चाहिए। तभी जा कर के हम एजुकेशन के जो डाटा हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को उसमें मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यह देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टोबैको को लेकर के। यहाँ पर जो कुछ डाटा इंपॉर्टेंट शो कर रखे हैं टोबैको को लेकर के कि देखो अगर हम ओवरऑल इन टोबैको से रिलेटेड डाटास को व्यू करेंगे तो यहाँ पर टोबैको सर्वे ने एस्टिमेशन किया है कि 28.6% इंडिया में एडल्ट्स जो हैं वो टोबैको यूज़ करते हैं। 2016-17 में बात रखी गई थी, मतलब सेकंड ओनली टू चाइना। ये सर्वे ये बोलता है कि इसमें से अगर इस डाटा को भी अगर हम थोड़े से माइन्यूट लेवल पर जाकर के व्यू करें तो इसमें 42.4% मैन है एंड 14.2% जो है वो वीमेन है जो टोबैको का यूज़ करते हैं, दोनों ही फॉर्म में, चाहे स्मोकलेस फॉर्म हो जैसे कि जो टोबैको है उसको चबाना, या फिर स्मोक्ड फॉर्म हो जैसे कि सिगरेट एंड बीड़ी। 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी और उन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में स्पेसिफिक फोकस किया गया और 31 मई को इसके लिए स्पेसिफिक किया गया कि इस दिन हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मई को सिर्फ हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। WHO का ये मानना था कि इस दिन के ऊपर स्पेसिफिक हम फोकस करें और इस दिन के लिए नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम टारगेट फिक्स करें और फिर नेक्स्ट ईयर उनको एक तरीके से रिव्यू करें कि किन किन टारगेट्स को हम अचीव कर पाए हैं, कितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाए हैं। तो यहाँ पर ये तो टोबैको से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड जब भी इशू आए टोबैको से रिलेटेड तो आप इनको राइट डाउन कर सकते हो कि इंडिया में कितनी ज़्यादा जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो इसका कंज्यूम करते हैं। तो इस साल की जो थीम है वो है पॉइजनिंग आवर प्लैनेट। राइटर ये बोलते हैं कि सिर्फ आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपने जो टोबैको, अगर आप स्मोकलेस टोबैको का यूज़ ना करके अगर स्मोक टोबैको का यूज़ कर रहे हो तो ना सिर्फ इससे आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, इससे जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। 2021 में 8 मिलियन पीपल की डेथ हो गई स्मोकिंग की वजह से। बट टोबैको इज नो जस्ट ए बेन ऑन ह्यूमन हेल्थ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ को ये इफेक्ट कर रहा है। WHO की अगर हम बात माने तो जो सिगरेट है उनको बनाने के लिए एनुअली 600 मिलियन ट्रीज़ को काटा जाता है। 84 मिलियन टन ऑफ CO2 जो है इससे एमिशन होती है एटमॉस्फेयर में एंड 22 बिलियन लीटर ऑफ वाटर जो है सिगरेट को बनाने के लिए यूज़ होता है।
आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप व्यू करो कि आप एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। आप जा कर के अगर कोई सबमिट करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठ कर के डिस्कस करते हो, उसके अलावा अगर आप बेसिक लेवल पर किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, अगर उन सभी में चेंज किया जाए तो क्या हो सकता है, हमारा एनवायरनमेंट भी सेव हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ भी बच सकती है, और जो जीडीपी का बहुत सारा खर्चा हमारा ह्यूमन हेल्थ को सिक्योर, हालांकि सोशल सिक्योरिटी में आना चाहिए ह्यूमन हेल्थ, लेकिन उन कामों के लिए जो हमारे हर तरीके से हजारडस हैं, हर पॉइंट के हर लेवल पर अगर हम देखें तो हमें इशू ही क्रिएट कर रहे हैं, अगर उन सभी के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे कितने सोर्सेज को हम सेव कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। ओके, ये सारे जो डाटाज हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कितना ट्रीज काटा जाता है, कितने वाटर का यूज़ किया जाता है और कितनी CO2 एमिशन होती है। सिगरेट जो है उनकी पैकेजिंग, प्लास्टिक पाउचेज ऑफ स्मोकलेस टोबैको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज एसोसिएटेड विद ई सिगरेट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये सारी जो फोम है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है। हर साल अगर हम देखें तो 800 मिलियन किलोग्राम एनुअली जो है टोबैको का इंडिया प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि अगर आप टोबैको की वजह से ह्यूमन हेल्थ को बचाना चाहते हो तो आप अवेयरनेस क्रिएट करो। ओके, लेकिन अगर हम पर्सनल व्यू करें तो अगर हमारी स्टडी में इस तरीके की जो भी हजार्डस चीज़ें हैं उनका अगर हम स्टडी में बचपन से, चाइल्डहुड से जो हमारी एजुकेशन है उसमें इंक्लूजन अगर इनका हो तो इसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप एनवायरनमेंट से रिलेट करो, एनवायरनमेंट में क्या क्या डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट जब शो किया जाता है तभी जाकर के अवेयरनेस क्रिएट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो अगर आपको टोबैको यूज़ करना है तो उससे सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम अपनी ह्यूमन हेल्थ ही तो ख़राब कर रहे हैं। आप ह्यूमन हेल्थ ख़राब नहीं कर रहे हो भैया, आप एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रहे हो। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके लिए अवेयरनेस जो है वो गवर्नमेंट और सभी जो लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, अगर दोनों का इंक्लूजन हो और अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो इन सभी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। आप सभी को पता है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, 24 फेब से ही स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में यहाँ पर मैप के थ्रू शो कर रखा है कि लगभग जो है 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए इस इन्वेजन को। और यहाँ पर 24 फेब से पहले ये जो एरिया, जो क्रीमिया जो वाला जो रीजन है जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, और ये वाला जो रीजन है डोनेट्स्क, ये भी रशिया के अंडर आता था, लेकिन ये जो रीजन है इसको अभी प्रेजेंट टाइम में जो वोट चल रहा है इसके थ्रू यहाँ पर रशिया ने अपने अंडर किया है। यहाँ पर शो कर रखा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो रशिया के अंडर चली गई हैं, जिसमें मारियापोल है, मेल्टी, यहाँ देखिए मेलिटोपोल है, इसके अलावा खेरसोन है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, लुहांस्क ओब्लास्ट, बेलगोरोड जो रीजन है, खार्किव जो रीजन है, जहाँ पर रेगुलर जो इन्वेजन है, रेगुलर जो वॉर है वो सिचुएशन चल रहा है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट शो किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने प्रोसीजर किया, किस तरीके से उन्होंने सबको अंडर किया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले तो जो ये इम्पोर्टेंट, देखो इस तरीके की सिटीज़ के नेम देख करके पूछ लेते हैं। यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया, यूपीएससी पूछ लेगा कि इन सिटी जैसे लुहांस्क, डोनेट्स्क ये क्या है, पूछ लेंगे कि वो रिलेटेड कोई एरिया है, पूछ लेंगे कोई टेक्नोलॉजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई यूक्रेन के एरिया हैं और रशिया ने इनके ऊपर इन्वेजन कर लिया है। ओके, या फिर पूछ लेंगे कि इन सिटीज़ के नेम देकर के पूछ लेंगे कि इनका कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं या फिर कौन से कंट्री से ये रिलेटेड हैं। ओके, तो यहाँ पर यूक्रेन का जो इन्वेजन है उसका स्टेटस शो करने की कोशिश की गई है, किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है रशिया। बेसिक रीजन आप सभी को पता है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंशन है इसी की वजह से ये इशू देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल। कोल का इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए
कोल का जितना कंजप्शन इंडिया कर रहा है उसको डिक्रीज करने की इंडिया को कोशिश करनी चाहिए। हालांकि फेज आउट करने के लिए इंडिया कोशिश कर रहा है। हमने टारगेट भी लिया इंडिया ने 2070 तक हम हमारा जो भी एमिशन है उसको क्या करेंगे, नेट जीरो करेंगे। इसके अलावा 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जो 2021 से इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें हमने कुछ चीज़ें टारगेट फिक्स किए गए थे कि हर कंट्री जो है वो वॉलंटरी लेवल पर अपने लेवल पर टारगेट फिक्स करे। INDC जिसमें इंडिया ने भी अपने डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उसको फिक्स किया था, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि 2030 तक जितनी भी एनर्जी हम यूज़ करेंगे उसका 40% जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से, मतलब जो क्लीन एनर्जी है उससे जनरेट करेंगे। तो ये टारगेट है, उसको अगर हमें अचीव करना है तो कोल को हमें हटाना होगा। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कोल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से अभी अप्रैल में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इशू देखने को मिले। तो आने वाले फ्यूचर टाइम में इस तरीके का इशू दोबारा से क्रिएट ना हो, इसलिए इंडिया जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है। 2015 से अगर हम देखें तो ड्राई फ्यूल को पहली बार इंडिया में इम्पोर्ट कोल देखने को मिला है। ओके, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऐसे तो है नहीं कि आज कोल हमने बंद किया और सेकेंड डे जो है वो अल्टरनेट के ऊपर फोकस कर लिया गया। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोल से अगर हमें अपने आप को ट्रांसफ़र करना है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर, भले ही हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, लेकिन अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। तो उन सभी को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इंडिया एक दिन में अपने आप को ट्रांसफ़र कर दे कोल से अदर सोर्सेज के ऊपर। अदर सोर्सेज के ऊपर अगर हमें अपने आप को चेंज करना है तो जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, लोगों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना होगा, ताकि जो भी हम एमिशन करते हैं कोल की वजह से जो एमिशन होता है उसको हम कम कर पाएँ। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो पावर सेक्टर इन इंडिया 49% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंपेयर्ड विद द ग्लोबल एवरेज ऑफ 41%। मतलब हमारे इंडिया में जो एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें जो हमारा पावर सेक्टर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डाटा है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो डाटाज हैं इसमें शो कर रखा है राज्यसभा में किन किन को टिकट दी जा रही है और कौन कौन जो है कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा की जो इलेक्शन है वो न्यूज़ में है, तो राज्यसभा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो जो राज्यसभा है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे, फिर बाद में इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा। पार्लियामेंट का अपर हाउस है। ओके, इसका जो फर्स्ट सेशन है वो 13 मई 1952 को कंडक्ट करवाया गया था, और बहुत सारे तरीकों से हमारी कंट्री के प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए ये जो राज्यसभा है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। राज्यसभा के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स को अगर हम देखें तो इसकी वजह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल करैक्टर है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा जो स्टेट्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है राज्यसभा। राज्यसभा के बेसिक ओरिजिन को अगर हम डिस्कस करें तो 1918 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट आई थी उसी रिपोर्ट में इसका ओरिजिन शो होता है। ये जो रिपोर्ट आई थी इसने ही सबसे पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक लोअर हाउस होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से और एक अपर हाउस होगा काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो राज्यसभा ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जैसे सोशल चेंज, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशन सिक्योरिटी, मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट्स, इन सभी से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो पास करने में राज्यसभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लोकसभा से डिफरेंट क्यों है? लोकसभा जो है वो लोगों की डायरेक्टली, आप सभी को पता है लोकसभा में हम सभी वोट डालते हैं और डायरेक्टली लोगों को चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं। मतलब ये स्टेट का जो इंटरेस्ट है, स्टेट की जो वॉइस है उसको शो करता है राज्यसभा, और लोकसभा जो है वो पीपल की क्या वॉइस है उसको डायरेक्टली शो करता है। राज्यसभा अपर हाउस है
सेकंड चैम्बर हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जानते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सभी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसोल्व नहीं होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए, स्टेटमेंट ये आ जाए कि राज्यसभा की टर्म जो है वो 6 साल होती है, तो ये गलत होगा। राज्यसभा की टर्म 6 साल नहीं होती है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी टर्म 6 साल होती है। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th शेड्यूल है उसमें बताया गया है राज्यसभा में कौन से स्टेट से कितनी सीटें होंगी और कौन से यूटी से कितनी सीटें होंगी। ओके, तो ये राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है, जिसमें से 238 जो है वो स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर जो हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बार बार आप अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्कस कर रहे हो कि रिजर्वेशन दिया जाए, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जाए लोकल बॉडीज़ में, इन सभी के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं इन्हीं में ही एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। ओके, राज्यसभा में एससी और एसटी को या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, मतलब 6 स्टेट में अभी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उनमें एसटी और एससी को रिजर्वेशन नहीं है। और यहाँ पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इनको रिजर्वेशन दिया जाता है वो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मतलब कितने लोग यहाँ से एससी और एसटी कैटेगरी में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ये उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं राज्यसभा से रिलेटेड। यहाँ पर आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। वो 12 मेंबर्स क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रीम से आने चाहिए, तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस जो है वो उस स्ट्रीम से जो लोग रिलेट होते हैं उनको प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट करता है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर को जब नॉमिनेट किया गया तो उसको लेकर के क्वेश्चनिंग की गई कि भाई कौन सी आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, कौन सी स्ट्रीम के अंडर आपने इनको नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको लेकर के फिर क्लेरिफिकेशन दिया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कोई जो जिन बेसिस पर इनको नॉमिनेट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया हुआ है, लेकिन इनका इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है सोसाइटी के लिए, इतना अच्छा इन्होंने इंक्लूजन किया है, काम किया है स्पोर्ट्स में। तो एक कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स के थ्रू इनको एंटर किया गया है, भले ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रिकॉग्निशन नहीं दी गई है उस कैटेगरी को। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको सचिन तेंदुलकर के लेकर के क्वेश्चन आएगी कौन सी कैटेगरी से उनको नॉमिनेट किया गया था तो आप डायरेक्टली उनको सोशल सर्विस में इंक्लूड कर दो। उनकी कैटेगरी अलग थी, लेकिन ये एक तरीके से जो कैटेगरी, क्योंकि टाइम के साथ में देखो सर्कमस्टेंस चेंज होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का इंक्लूजन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 245 जो है वो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है, 229 जो है वो स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर जो हैं वो यूटीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और 12 मेंबर जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गई। एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया है कि अब एंग्लो इंडियन को जो पहले रिजर्वेशन दिया जाता था अब वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है राज्यसभा के लिए, और यहाँ पर जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें स्पेसिफिक फोकस किया जाता है। स्पेसिफिक जो कंस्टिट्यूएंसी एरिया है या फिर स्पेसिफिक जो स्टेट है, यूटीज़ है, वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर आप सभी को पता है ना अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, यूटी है। तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, इन 3 यूटी से ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन आता है। और अदर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बोला गया है कि वहाँ पर एनफ पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर वही जो सिविल सर्विस एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, टॉपर्स ने अपनी बात रखी है कि जो रेगुलर परसिस्टेंस जो रहा उसी के बेसिस पर उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप सभी को ध्यान में रखना है। ये जो 3 जो टॉपर्स हैं उन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन रेगुलरिटी जो उन्होंने रखी उसी के बेसिस पर वो उन्होंने इस एग्जाम को अब क्रैक किया है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो यूक्रेन में जब इशू क्रिएट हुआ तो हमने ये देखा कि हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के लिए गए हुए थे। उन सभी को वहाँ से लाया गया। उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो आपको उस ऑपरेशन का नेम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चनिंग की गई कि देखो फॉरेन से जो मेडिकल एजुकेशन करके आते हैं उनको लेकर के कुछ रिलीफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम रेगुलर रखेंगे। भले ही इंडिया को ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होने चाहिए, पॉपुलेशन से रेशियो अगर हम देखें तो डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो भी आप सभी को पता है कि ह्यूमन हेल्थ को ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, तो उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो डॉक्टर हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी इंडिया में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पर, अगर हम वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ की मेडिकल एजुकेशन को देखें, क्योंकि पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कि जो भी चिल्ड्रन हैं वो मेडिकल एजुकेशन को कंप्लीट करें। इंडिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारी सीट्स कम हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ से कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद में इंडिया में अगर आकर के उनको प्रैक्टिस करना है तो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। अगर हम देखें तो काफ़ी कम रेशियो में लोग जो हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर रखा है कि हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट कॉलेज भी होती हैं जहाँ पर लोग अपनी मेडिकल एजुकेशन को कंप्लीट करके आते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में जो स्ट्रेंथ है, इंडिया में जो एक एक्सपर्ट जो हमें चाहिए या फिर जो बहुत ही हमें एक्सपीरियंस डॉक्टर की जो ज़रूरत है उसको हम अवेल करवाना चाहेंगे। ऐसे नहीं है कि आपने डॉक्टर वहाँ से कंप्लीट की, इंडिया में ज़रूरत है तो आप सभी को यहाँ पर इंक्लूजन दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम केयर्स फंड का बेनिफिट दिया है कोविड और फंड्स को। 4,439 जो चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इम्पोर्टेंट बात बोली कि कोई भी नो पुअर पर्सन विल बी लेफ्ट आउट, कोई भी पुअर पर्सन जो है वो नहीं बचा है। इन सभी को यहाँ पर कोशिश की गई है कि सभी को जो कोविड ऑर्फन्स हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके। पीएम केयर्स ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम देखेंगे। जीएस पेपर 2 से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया था कि पीएम केयर्स फंड जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है और इसमें जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। सेंटर ने अपना एफिडेविट इसलिए फाइल किया था क्योंकि पीएम केयर्स फंड को लेकर के एज ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के रूप में हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया है। हाई कोर्ट सीकिंग टू डिक्लेयर कि आप इसको भाई पब्लिक अथॉरिटी के रूप में डिक्लेयर करते हो या नहीं करते हो। तब गवर्नमेंट ने अपनी ये बात रखी थी। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 12 जो है, फंडामेंटल राइट से पहले आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की आपको क्या देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है। और इस स्टेट में वेदर इट इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2H ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सेक्शन 8 इन जनरल एंड दैट ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन सब सेक्शन E and J in particular to the right to information act. It is not permissible to disclose third party information. And to ensure transparency, the audited report is put on the official website of the trust along with the details of utilization of funds received by the trust. पीएम केयर्स की अगर हम बात करें तो पीएम केयर्स फंड जो है वो इसलिए सेटअप किया गया था कि जो भी लोग कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में कुछ रिलीफ देना चाहते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहते हैं और इसी तरीके की इमरजेंसी अगर टाइम टू टाइम देखने के लिए मिले और लोग इसमें डोनेशन देना चाहते हैं, इसलिए पीएम केयर्स फंड को एस्टेब्लिश किया गया था। पीएम केयर फंड जो है वो पीएम केयर फंड जो है उसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ पर लोग अपना डोनेशन देते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से भी यहाँ पर डोनेशन आया जाता है और जो डोनेशन है उसको 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। पीएम केयर से डिफरेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, दोनों अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ पीएम केयर्स फंड, मतलब जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वो पीएम केयर फंड के चेयरमैन इनडायरेक्टली बन जाएंगे। इसके अलावा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी ऑफ द फंड। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं पीएम केयर्स को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर और यहाँ पर
पैसिफिक आइलैंड जो नेशंस हैं उन्होंने चाइना के साथ में सिक्योरिटी पैक्ट करने से मना कर दिया है। अभी कुछ डिस्कशन चल रहा था, आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले सोलोमन आइलैंड जो है उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं चाइना के साथ में, और सेम इसी तरीके का नेगोशिएशन जो चल रहा है वो पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड कंट्री है उन सभी के साथ में। लेकिन चाइना को लेकर के जो सिक्योरिटी फैक्ट है इन कंट्रीज़ ने मना किया है कि आने वाले टाइम में बीजिंग जो है वो हमें अपना जो भी डिप्लोमेटिक सेटबैक है, हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक सेटबैक, उसमें रोल कर सकता है। इसीलिए ये जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उन्होंने एग्रीमेंट पे डिस्कशन से जो एग्रीमेंट के ऊपर प्रोसीजर के ऊपर पहुंचना था उससे पहले ही उन्होंने मना कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, WHO ने मंकी पॉक्स को लेकर के इंपॉर्टेंट बात रखी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि मंकी पॉक्स जो है वो पेंडेमिक में टर्न नहीं होगा। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में इस वायरस को लेकर के बहुत सारी अननोन चीज़ें हैं कि कितना स्प्रेड हुआ है, कितने केसेस पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन एक्सपर्ट का ये बोलना है कि 100 ऑफ केसेस प्रेजेंट टाइम में रजिस्टर हुए हैं, उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये जो है वो वर्ल्ड लेवल पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। मंकी पॉक्स अगर हम देखें तो दोबारा से 2017 से इसका रेगुलर सर्ज देखने को मिल रहा था, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो पहले भी हमने डिस्कस किया गया है कि जैसे कोविड-19 का स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ उसके ऊपर फोकस नहीं हुआ, ग्लोबली जो है वो पेंडेमिक के रूप में सामने उसको देखने को मिला। सेम इसी तरीके से मंकी पॉक्स इशू जो है 2017 से चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, तो इसकी वजह से इशू हो सकता है। हालांकि WHO ने डिक्लेयर किया है कि नहीं होगा। अब बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि काफ़ी लंबे टाइम से स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन जो है वो डेकेड से उसका काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी जो स्प्रेडिंग ट्रांसमिशन है वो इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। तो WHO ने अपने पब्लिक सेशन में ये बात रखी है कि सभी कंट्रीज़ को अपने लेवल पर जो अवेयरनेस है उनको क्रिएट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रशिया ने डच गैस सप्लाई जो है उसको बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने रूबल्स में अपना जो पेमेंट है वो देने से रिफ्यूज़ किया था। अब सभी को पता है कि जो रशिया है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो स्विफ्ट जो प्रोग्राम होता है उसको लेकर के उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। स्विफ्ट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आपकी जो भी बैंक अकाउंट है उसका एक IFSC कोड होता है। IFSC कोड में उस ब्रांच का नाम, कहाँ पर आपकी ब्रांच है, कहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स होते हैं। स्विफ्ट भी यही होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको पेमेंट करना होता है तो स्विफ्ट में इंटरनेशनल कौन से कंट्री में कौन से बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो मनी, इससे रिलेटेड वो एक कोड होता है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे ताकि रशिया को इंटरनेशनल जो भी मनी प्राप्त होता है ट्रेड के थ्रू वो ना मिल पाए। तो यहाँ पर रशिया ने इसका अल्टरनेट ढूंढा कि हमारे रूबल जो है उसमें आप पेमेंट करोगे। तो जो कंट्री यहाँ पर रूबल में पेमेंट कर रहे हैं उनको सारी सप्लाई दी जा रही है, और जो रूबल में पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको सप्लाई नहीं दी जा रही है। ओके, अभी कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है वो एलिगेशन लगाए थे रशिया के ऊपर कि आपके जो इन्वेजन है वो गलत है, और इसी के बेसिस पर रशिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में जो उनके ट्रेड रिलेशन है, स्पेसिफिक अगर हम देखें नेचुरल गैस को लेकर के, तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए थे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।